दोस्तों, दिन ब दिन पाक अफगान बॉर्डर पर लड़ाई तेज होती जा रही है। अभी रिसेंटली आर्मी चीफ ने LOC का विजिट किया और अपनी स्पीच में बताया कि अफगानिस्तान की तरफ से होने वाले अटैक्स में काफी जदीद तरह का असला यूज किया जाता है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी मसला क्रिएट होता है। दोस्तों, जब अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान में काफी खुशियां मनाई गई कि अब दहशतगर्दी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन तालिबान की गवर्नमेंट आने के बाद भी पाकिस्तान को अफगान बॉर्डर पे काफी खतरा रहता है एज कम्पेयर टू इंडिया। दोस्तों, आखिर ये तालिबान इतने ज्यादा ताकतवर हो कैसे गए, जहां पे ना तो अमेरिका जैसा कंट्री सर्वाइव कर सकता है और ना ही सोवियत यूनियन इनका मुकाबला कर सकी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि तालिबान की गवर्नमेंट बनने और इसके इतने ज्यादा पावरफुल होने की रीजन क्या है। दोस्तों, अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के आने से पहले कम्युनिस्ट पार्टी का एक लीडर नूर मोहम्मद रूल करता था, यानी वहां पे कोई भी इस्लामिक गवर्नमेंट नहीं थी। सारे रूल्स कम्युनिस्ट के अकॉर्डिंग ही होते थे और उनकी सपोर्ट में ही जाते थे, जिसको देखने के बाद अफगानिस्तान में रहने वाले लोग नूर मोहम्मद को खास पसंद नहीं करते थे। इसी चीज को देखते हुए नूर मोहम्मद ने काफी कोशिश की कि अफगानिस्तान में रहने वाले लोगों को सेटिस्फाइड किया जाए, और इस सेटिस्फाइड करने के लिए नूर मोहम्मद काफी इस्लामिक स्पीच भी करता था। लेकिन लोगों को आइडिया हो चुका था कि ये सब कुछ पावर के लिए किया जा रहा है और इस्लाम के इसमें कोई दूर दूर तक लेन देन नहीं। जैसे ही सोवियत यूनियन ने देखा कि नूर मोहम्मद को अफगानिस्तान के लोग पसंद नहीं करते, तो उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए अफगानिस्तान में अपनी फौजें उतारना शुरू कर दी और आते ही नूर मोहम्मद का कत्ल कर दिया गया और वहां पर बाबरा कारमल को अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट बना दिया गया। इस प्रेसिडेंट ने आते ही पहले से मौजूद रूल्स को बिल्कुल खत्म कर दिया और नए रूल्स को बनाना शुरू कर दिया, और इसने फिर स्पीच की जिसमें बताया गया कि अफगानिस्तान के लोगों को उनके सारे राइट्स मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर गौर से देखा जाए तो इसके पीछे सोवियत यूनियन की बहुत बड़ी चाल थी। उस वक्त सोवियत यूनियन ने अमेरिका के साथ कोल्ड वॉर शुरू की थी, क्योंकि अफगानिस्तान के लोग काफी जंगजू हैं और वो लड़ाई से बिल्कुल भी नहीं डरते। इसलिए सोवियत यूनियन अफगानी लोगों को एज अ टूल जंग में यूज करना चाहता था। लेकिन 1979 के बाद सोवियत यूनियन की ये सारी चाल देखते हुए मुजाहिद के नाम का एक ग्रुप वजूद में आया। इस ग्रुप में सारे मुजाहिदीन थे और ये काफी यंग लोग थे जिनको सोवियत यूनियन के अगेंस्ट रेडी किया जाता था। जैसे ही अमेरिका ने देखा कि सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में काफी पांव जमा रहा है, तो अमेरिका ने पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की मदद से मुजाहिदीन को असला फराहम करना शुरू कर दिया, और ये असला काफी जदीद तरीन होता था और इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी, जिससे मुजाहिदीन सोवियत यूनियन के खिलाफ इसे काफी बुरी तरह इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, इन मुजाहिदीन को रेडी करने के लिए अमेरिका बहुत ज्यादा डॉलर पाकिस्तान को भेजता था और बलोचिस्तान के बॉर्डर पर इन मुजाहिदीन को ट्रेनिंग दी जाती थी। उस टाइम पे पाकिस्तान में डिक्टेटर ज़िया-उल हक की गवर्नमेंट थी। हमें आज भी पाकिस्तान में सुनने को मिलता है कि ज़िया-उल हक के दौर में पाकिस्तान बहुत जल्दी से तरक्की कर रहा था। इस तरक्की की कोई रियलिटी नहीं है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को मुजाहिदीन की ट्रेनिंग के लिए पैसे भेजता था, जिसको यूज करके वो पाकिस्तान को चलाते थे। दोस्तों, मुजाहिदीन को बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से रेडी किया गया। ये हर तरह से एक अच्छी खासी फोर्स का मुकाबला कर सकते थे। इन मुजाहिदीन को पाकिस्तानी पासपोर्ट तक दिए गए। जैसे ही मुजाहिदीन को पाकिस्तानी पासपोर्ट मिले तो इन्होंने अफगानिस्तान पे हमला शुरू कर दिया। इस वजह से सोवियत यूनियन काफी बुरी तरह से डिस्टर्ब हुआ। लेकिन जब सोवियत यूनियन ने देखा कि ये सारा गुरिल्ला फाइटर पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है, तो उस वक्त अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुजीबुल्लाह ने 14 अप्रैल 1998 में जिनेवा मुआहिदा किया। इसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले बिल्कुल पीसफुली रहेंगे और एक दूसरे से कोई जंग नहीं करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली इस मुआहिदे के गारंटर अमेरिका और सोवियत यूनियन थे, यानी कि हमारे जूते हमारे सर पर ही लगाए गए। इसके साथ ही डिक्टेटर ज़िया-उल हक 17 अगस्त 1988 में बहावलपुर के करीब दरिया सतलुज के पास फ्लाइट क्रैश में मारा गया, जिसमें 27 और लोग भी मौजूद थे। और दूसरी तरफ मुजाहिदीन मुसलसल अफगानिस्तान पर अटैक जारी रखते हैं और ठीक 9 साल बाद सोवियत यूनियन अपनी सारी आर्मी को अफगानिस्तान से वापस बुला लेता है। सोवियत यूनियन अपनी आर्मी तो वापस बुला लेता है, लेकिन अभी अफगानिस्तान में प्रेसिडेंट मुजीबुल्लाह मौजूद है, जो बिल्कुल सोवियत यूनियन के अकॉर्डिंग ही काम करता था और उनके रूल्स ही लागू थे। और दूसरी तरफ अमेरिका ने मुजाहिदीन को असले की सप्लाई और तेज कर दी, जिसकी वजह से मुजाहिदीन अफगानिस्तान में दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे थे। 1992 तक ये सिविल वार जारी रहती है, तो उसके बाद मुजाहिदीन बिल आखिर मुजीबुल्लाह की गवर्नमेंट को गिरा देते हैं और अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। पावर मिलने के साथ ही मुजाहिदीन ग्रुप के लोगों में डिफरेंट तरह की लड़ाई शुरू हो जाती है। ये लड़ाई काफी जोर पकड़ती जाती है, तो 1996 में मुजाहिदीन में से एक ही ग्रुप निकल आता है जिसको तालिबान का नाम दिया गया। दोस्तों, ये तालिबान ग्रुप बहुत ही पावरफुल होता है, जो मुजाहिदीन की गवर्नमेंट्स को भी गिरा देता है और अपना अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लेता है। इस ग्रुप के सुप्रीम लीडर का नाम मोहम्मद उमर है, जिसे मुल्ला उमर भी कहा जाता था। इस तालिबान के ग्रुप में ज्यादातर लोग पश्तून कबीले से थे,
जो बिल्कुल पश्तो आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे। जैसे ही तालिबान की गवर्नमेंट बनती है तो उस वक्त के प्रेसिडेंट फरूक लगारी तालिबान की इस गवर्नमेंट को फौरी तस्लीम कर लेते हैं। तालिबान आते ही अफगानिस्तान में फुल इस्लामिक रूल को लागू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही अमेरिका में 9/11 होता है, जब उसकी जिम्मेदारी उसामा बिन लादेन कबूल करता है, तो अब अमेरिका अफगानिस्तान में दोबारा अटैक करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, इसके साथ ही पाकिस्तान के पश्तूनों पे भी क़यामत टूट पड़ती है। अमेरिका पाकिस्तान की सारी एयर बेसिस को यूज करके ड्रोन अटैक करना शुरू कर देता है, जिसमें हजारों पश्तून मारे जाते हैं और इसके बदले में अमेरिका पाकिस्तान के उस वक्त के डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ को डॉलर भेजता रहता है, लेकिन इन डॉलर के बदले मासूम पाकिस्तानियों को अपनी जान का नजराना पेश करना पड़ता है। दोस्तों, अमेरिका हर उस जगह पे अपने ड्रोन अटैक गिराता है जहां पे उसको जरा सा भी फील होता है कि यहाँ दहशतगर्द मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ हजारों सिविलियन भी मारे जाते हैं। और 2011 में उसामा बिन लादेन को तो मार दिया जाता है, लेकिन अमेरिका अपने ड्रोन अटैक को पाकिस्तान पे जारी रखता है, जिसकी वजह से हमारे पश्तून भाइयों को बहुत ही जुल्म सहना पड़ता है। आखिरकार 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ये फैसला करता है कि हमें अपनी फोर्सेस को अफगानिस्तान से वापस बुला लेना चाहिए, क्योंकि ना तो अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट को खत्म कर सकी और ना ही वहां की जंग जीत सकी। बाद में आस्ता आस्ता करके यूएसए ने अपनी सारी फोर्सेस को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया और सारा गन पाकिस्तान में छोड़ गए। दोस्तों, पाकिस्तान के डिफरेंट जनरल्स और इनकी दोगली पुलिस की वजह से अफगानिस्तान के तालिबान आज भी पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को अच्छा नहीं समझते, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी एयर बेसिस अमेरिका को दी थी, जिससे अमेरिकन तालिबान पर ड्रोन अटैक करते थे। दोस्तों, इस सारी जंग में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, क्योंकि इस जंग में पाकिस्तान का $152 बिलियन का नुकसान हुआ और उसके साथ 80,000 पाकिस्तानी मारे गए। और आज भी अफगान बॉर्डर पे कोई खास पीस नहीं है। आज भी मुख्तलिफ तरह के दहशतगर्दी के अटैक अफगान बॉर्डर पे होते हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी डिफिकल्टीज रहती हैं। कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।